वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर एडाप्टेशन को कि सेलुलर एडाप्टेशन क्या होता है और इसके हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एडाप्टेशन ऑफ सेल को, इसके मैकेनिज़्म को और एडेप्टिव डिसऑर्डर यानी कि एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मीटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ें कि बेसिकली सेलुलर एडाप्टेशन क्या होता है। सेल जब किसी भी स्ट्रेस को एक्सपोज हो जाती हैं, किसी भी स्ट्रेस का सेल को सामना करना पड़ता है, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो यानी कि डिजीज़ की वजह से हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो यानी कि बॉडी के केमिकल सिक्रीशन या हार्मोन की वजह से सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो सेल अपने अंदर एडाप्टेशन लाता है और इसे हम कलेक्टिवली सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। वो एडाप्टेशन रिवर्सेबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। एडेप्टेशन की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में बताया, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल नॉर्मल स्टिमुलेशन होती है, जैसे कि हार्मोनल स्टिमुलेशन हो गया, एंडोजीनियस केमिकल सब्सटेंस की वजह से स्टिमुलेशन हो गया। पैथोलॉजिकल में सेल के अंदर जो एबिलिटी होती है वो उसके एनवायरनमेंट के हवाले से होती है, यानी कि कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इसकी वजह से सेल के अंदर एडाप्टेशन आती है। मैकेनिज़्म की बात करें तो सेल के ऊपर, सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, जो बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं, उसके अंदर अल्टरनेशन आती है और जो प्रोटीन सिंथेसिस के सिग्नल होते हैं उसके अंदर भी अल्टरनेशन आती है और उस स्ट्रेस की वजह से सेल अपने अंदर नए प्रोटीन, टॉक्सिक चीज़ें बनाती हैं, जिसे हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट शॉक प्रोटीन हो गया। ये अपने स्ट्रेसफुल जो बाहर एक्सपोजर होता है उसके साथ फ़ाइट करने के लिए या उस सिचुएशन से निमटने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं ताकि वो उस सूरत हाल से अपने आप को निपटा सके, जैसे कि हीट शॉक प्रोटीन हो गया। तो एडप्टिव डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ग्रोथ के डिसऑर्डर में साइज़ और नंबर है, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेजिया है, और सेल के डिफरेंटेशन में मीटाप्लेजिया है और डिस्प्लेजिया है। एट्रोफी की बात करें तो सेल के साइज़ में श्रिंकेज होगी, सेल का साइज़ सिकुड़ जाएगा और सेल के अंदर जो ऑर्गेनील्स है वो भी लॉस हो जाएंगे, और ये एडेप्टिव रिस्पॉन्स की वजह से होता है। कोजेस की बात करें, स्टारवेशन एट्रोफी, कार्बोहाइड्रेट और फैट की डेफिशिएंसी की वजह से। एस्चेमिक एट्रोफी यानी कि किसी भी टिश्यू को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी एट्रोफी हो जाती है, जिसे हम एस्चेमिक एट्रोफी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रोफी किडनी हो गया, डिसयूज एट्रोफी हो गया, एट्रोफी ऑफ पेनक्रियास यानी कि कुछ ऑर्गन हो गए, कुछ सेल हो गए, उसको उसकी इस्तेमाल जब कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं तो उससे हम डिसयूज एट्रोफी कहते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज हो गया। न्यूरोपैथिक एट्रोफी, न्यूरोपैथिक एट्रोफी जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस के जो मरीज़ होते हैं उनके पाँव या हाथ काम करना छोड़ देते हैं और उसके ऊपर वर्कलोड कम हो जाता है, तो इसके नतीजे में न्यूरोपैथिक एट्रोफी हो जाती है। एंडोक्राइन एट्रोफी, एंडोक्राइन ग्लैंड की हार्मोनल सिक्रीशन जब बंद हो जाती है तो उसकी वजह से एंडोक्राइन एट्रोफी होता है, जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया। प्रेशर एट्रोपी, स्पाइन के ऊपर अगर एरोजन हो गया, प्रेशर पड़ गया तो एट्रोफी होगी। एडियोपैथिक एट्रोफी में टेस्टिकुलर एट्रोफी है, यानी कि टेस्टिकुलर एट्रोफी जो टेस्टिस होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और इसकी कॉजेज़ एडियोपैथिक हैं, यानी कि इसकी कोई कॉज नहीं है। हाइपरट्रोफी की बात करें तो सेल के साइज़ में इंक्रीज़ होगा, सेल की साइज़ में इजाफा होगा, जिसकी वजह से उस सेल के ऑर्गन में भी इजाफा होगा, ऑर्गन एनलार्ज होगा और सेल के नंबर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये फंक्शनल डिमांड की वजह से और हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से बढ़ जाते हैं। कॉजेज़ में फिजियोलॉजिकल है, फॉर एग्जांपल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी। अभी फिजियोलॉजिकल है, जब यूट्रस के अंदर बेबी होता है तो उसको इनलार्जमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है और इसे हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन में हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डिक मसल्स, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डिक की मसल्स के जो कार्डिक सेल होते हैं उनके अंदर हाइपरट्रोफी होते हैं और दिल जो है फूल जाता है। स्मूथ मसल्स हो गए, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स के अंदर जो ट्राइसेप बाइसेप होते हैं वो फूल जाते हैं, तो वो पैथोलॉजिकल भी होता है और फिजियोलॉजिकल भी होता है। स्केलेटल मसल्स हो गए और कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी, ये तमाम तर पैथोलॉजिकल कंडीशन है। हाइपरप्लेजिया की बात करें तो सेल के नंबर में जो फंक्शनल सेल होते हैं, जिससे हम ऑर्गन के फंक्शनल सेल हो गए, पेरेनकाइमल सेल, उसके साइज़ में, नंबर में, उसके नंबर में इजाफा होगा, जिसकी वजह से ऑर्गन और टिश्यू इनलार्ज हो जाएगा, यानी कि सेल के नंबर में इजाफा होगा और वो सेल पेरेनकाइमल सेल होंगे, फंक्शनल सेल हो गए।
जैसे कि लीवर के हेपेटोसाइट हो गए, किडनी के नेफ्रॉन हो गए, ब्रेन के न्यूरॉन हो गए, ये सारे पेरेन्काइमल सेल है। अगर इनके सेल में इजाफा होगा तो नतीजतन वो ऑर्गन और टिश्यू भी उसके अंदर भी इजाफा होगा, और इस कंडीशन को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हाइपरप्लेजिया के कॉजेज़ में हार्मोनल एक्सपोजर है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, यूट्रस के सेल में इजाफा होता है, और ये एक हार्मोनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। कंपनसेटरी में रीजनरेशन ऑफ लीवर, अक्सर लीवर का जो 3 लॉब्स होते हैं सर्जरी के ज़रिए एक लॉब को रिमूव किया जाता है, तो हेपेटोसाइट रेपिडली मल्टीप्लाई होते हैं और जो लीवर होते हैं उसकी दोबारा रीजनरेशन होती है, तो इसे हम कंपनसेटरी कहते हैं। मीटाप्लेजिया की बात करें, मीटा कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को और प्लेजिया कहते हैं ग्रोथ को। ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, वन टाइप ऑफ एपिथेलियल टू मीज़ेनकाइमल सेल, यानी कि एक सेल के दूसरे सेल के अंदर रिप्लेस कर देना। ये एक किस्म का एबनॉर्मल स्टिमुलस की वजह से एक रिस्पॉन्स होता है, जो कि वक्त के साथ साथ वापस अपनी असली हालत में भी आ सकता है, और मैलिग्नेंट सेल में यानी कि कैंसर सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि बेरेट एसोफेगस हो गया। तो क्लासिफिकेशन की बात करें, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया इसमें शामिल है, और कोलमनार मेटाप्लेजिया। मीज़ेनकाइमल मेटाप्लेजिया की बात करें तो ओसियस मेटाप्लेजिया है और कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेजिया है। टाइप्स की बात करें तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में ये अकर्स होता है केमिकल या मैकेनिकल या इन्फेक्शन की वजह से, और मोस्टली ब्रोंकस होता है क्रोनिक स्मोकर्स के अंदर, यानी कि क्रोनिक स्मोकर्स के अंदर जो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है, स्क्वेमस सेल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कोलमनार मेटाप्लेजिया में जो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, जो क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, जब वो हिल हो जाता है तो उसकी वजह से कोलमनार मेटाप्लेजिया रिप्लेस हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। मीज़ेनकाइमल मेटाप्लेजिया की बात करें तो इसमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है मीज़ेनकाइमल टिश्यू का, एक सेल का दूसरे सेल का, एक टिश्यू का दूसरे टिश्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसे मीज़ेनकाइमल मेटाप्लेजिया कहते हैं। ओसियस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इन फिब्रस टिश्यू, यानी कि ऑस्टियोसाइट जो सेल होते हैं वो फिब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हड्डियों का फिब्रस टिश्यूज़ में बन जाना। इस तरह कार्टिलेज और मैक्सॉइड टिश्यू हो गए, ईजी इन एट्रियल वॉल इन ओल्ड पीपल, जो एट्रियल वॉल होते हैं ओल्ड पीपल में वो बन जाता है। इस तरह कार्टिलेजिनियस की बात करें तो जो हीलिंग फ्रैक्चर होता है वहाँ पर अनड्यू मोबिलिटी होती है, जो मोबिलिटी होती है वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, जिसे हम कार्टिलेजिनियस कहते हैं। डिस्प्लेजिया की बात करें तो ये सेलुलर डेवलपमेंट डिसऑर्डर हैं, जिसकी वजह से सेल के शेप में चेंजेस आती हैं, और ये जुड़ा होता है मेटाप्लेजिया के साथ और हाइपरप्लेजिया के साथ, जिसे हम एटिपिकल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। ये मोस्टली एपिथेलियल सेल में होते हैं, जो कि किसी भी सेलुलर प्रोलिफरेशन या साइटोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होते हैं, यानी कि मैलिग्नेंसी की वजह से, कैंसर की वजह से। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने इस लेक्चर को इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा।